हेलो फ्रेंड्स। अब पहले टी20 मैच में इंग्लैंड ने इंडिया को वन साइडेड मैच में हरा दिया है। और यहाँ पे मैं कहूंगा ये इंडिया के लिए, इंडियन टीम के लिए चिंता की बात तो है, क्योंकि हार जीत तो गेम में लगी रहती है। बट जिस तरीके से इंडिया ये मैच हारी, तो उससे ये एक चिंता की बात है कि क्या इंडिया ये सीरीज जीत पाएगी, क्योंकि इंग्लैंड ने बिल्कुल आउटप्ले कर दिया इंडिया को। पहले तो इंडिया अच्छा बैटिंग भी नहीं कर पाई और अच्छा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई। इंग्लैंड की बॉलिंग काफी मजबूत नजर आई इस पिच पे, इन कंडीशंस में। और उसके बाद उनके बैट्समैन भी बिल्कुल फियरलेस होके खेले, बहुत अच्छा खेले। और हमारे बॉलर्स इफेक्टिव नजर नहीं आए। जैसे उनके बॉलर्स इफेक्टिव नजर आ रहे थे, वैसे हमारे बॉलर्स इफेक्टिव नजर नहीं आए। और यहाँ पे थोड़ा सा पिच में जो सॉइल यूज होती है उसमें भी अंतर था, क्योंकि टेस्ट मैचेस में जो था रेड सॉइल यूज हुई थी पिच पे, और अब ब्लैक सॉइल यूज हुई है जो टी20 मैच के लिए। तो ब्लैक सॉइल यूज होने से ये एक फ्लैट विकेट बन जाती है जहां पे बाउंस अच्छा होता है। और उनके बॉलर्स, उनके फास्ट बॉलर्स बड़े इफेक्टिव नजर आ रहे थे। पर हमारे बॉलर्स को ना कोई स्विंग मिली, और स्पिनर्स को तो स्पिन मिलनी भी नहीं थी। तो ये एक चिंता का विषय है। और साथ में एक चिंता का ये भी विषय है कि जो हमारी टीम सिलेक्शन हुई, तो जैसे हमारे कप्तान और कोच है, एकदम से ही कोई सरप्राइज सा फेंक देते हैं टीम सिलेक्शन में। तो फिर से एक मैच शुरू होते ही हमें एक गुगली हमें मिल गई कि रोहित शर्मा को रेस्ट दे दिया गया है। और रोहित शर्मा को ये बोला गया कि पहले दोनों मैचों में रेस्ट दे दिया गया है। और ये एक बड़ी सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा ने रेस्ट मांगा होगा। ये जरूर हमारे कप्तान और कोच की सोच है। और ये एक बैड मूव साबित हुआ रोहित शर्मा को रेस्ट देना, क्योंकि रेस्ट आप अपने मेन प्लेयर को, मेन बैट्समैन को तब देते हो अगर आप सीरीज में, आप या तो आगे हो, 5 मैचों की सीरीज है, आप 2 मैच जीत गए, फिर आप सोच सकते हो कि चलिए हमने रेस्ट दे दिया अपने मेन प्लेयर को। और रेस्ट दे के भी आप फिर ये सोचते हो कि कुछ उभरते हुए यंग प्लेयर्स को मौका दे, कुछ एक्सपेरिमेंट करे। आपने चांस तो शिखर धवन को ही दिया। पर यहाँ पर रेस्ट देने के पीछे एक थ्योरी मुझे ये भी समझ आ रही है कि मे बी विराट कोहली और रवि शास्त्री कोच ने ये डिसाइड किया है कि पहले 2 मैच में तो रोहित शर्मा को रेस्ट दे देते हैं, और उसके बाद मे बी हो सकता है अगले 2 मैच में विराट कोहली रेस्ट ले ले, और तब रोहित शर्मा कप्तानी करे। और तब अगर विराट कोहली रेस्ट लेंगे तो तब हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव को भी मौका दिया जाए नंबर 3 पे। और तब हो सकता है ऋषभ पंत को रेस्ट दे के ईशान किशन को मौका दिया जाए। तो ये भी प्री डिसाइडेड हो सकता है, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। पर जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो टीम पहले मैच में खिलाई गई है, इंडिया ये मैच बुरी तरह हारी है, पर फिर भी दूसरे मैच में भी सेम यही टीम खिलाई जाएगी, क्योंकि ये शायद प्री डिसाइडेड है कि इन प्लेयरों को पहले दोनों मैचेस में मौका दिया जाएगा, और उसके बाद रोटेशन की जाएगी। मे बी विराट कोहली भी रेस्ट देंगे, रेस्ट लेंगे, और रोहित शर्मा टीम की कप्तानी करेंगे। तो ये मेरा अंदाजा है एक, कि ऐसा हो सकता है। और फिर हम एक एक करके प्लेयरों पे गौर करते हैं कि प्लेयर्स ने कैसे परफॉर्म किया, खास तौर से बैटिंग में। तो सबसे पहले हम शिखर धवन पे आते हैं। शिखर धवन ने 12 बॉलें खेल के सिर्फ 4 रन मारे। और ये जब कोई प्लेयर जल्दी आउट हो जाता है टी20 में तो वो एक अलग बात है, बट वो जब बॉलें वेस्ट करके आउट होता है तो डबल नुकसान हो जाता है टीम का। क्योंकि तब विकेटों से तो उभरना ही होता है, रन रेट को भी बढ़ाना होता है। तो यहाँ पे शिखर धवन का जो फेल होना, इतनी वो बॉलें भी खा गए, रन भी नहीं बना पाए, ये सरप्राइजिंग है, क्योंकि वो विजय हजारे टूर्नामेंट से होके आ रही है और उनकी मैच प्रैक्टिस है। तो इसलिए ये एक्सपेक्टेड था कि वो आते ही अच्छा खेलेंगे। हालांकि टी20 इंटरनेशनल में उनका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है जितना वनडे में है। पर इस बार हमने पिछले आईपीएल में जैसे देखा था, तो उन्होंने अपनी गेम में थोड़ा बदलाव किया था, और वो शुरू से ही तेज खेल रहे थे पिछले आईपीएल में। तो ऐसा एक्सपेक्टेड था कि अब वो इसको इंटरनेशनल टी20 में भी जारी रखेंगे। पर वो काफी अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हुए खेलते नजर आए। शुरू में एकदम से ही इंग्लैंड वालों ने आदिल रशीद को बॉलिंग दे दी,
और वो थोड़ा इससे सरप्राइज लगे, उन्होंने पहला ओवर ऐसे ही निकाल दिया। और उधर से इंग्लैंड के पेसर्स भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उनकी बॉल में स्पीड थी, बाउंस था। मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, और धवन जो बॉले बेस की, उसके बाद एक रैश शॉट खेल के आउट हो गए। और साथ में फिर अब हम बात करते हैं केएल राहुल की, तो केएल राहुल को देख के तो मुझे साफ लग रहा था मैच मैच प्रैक्टिस की कमी। जो वो टेस्ट सीरीज में भी बैठे ही रहे, उससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया जाके भी सिर्फ बैठे ही रहे, कोई मैच खेलने का उन्हें मौका नहीं मिला। और इसके अलावा कोई डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनको रिलीज नहीं किया गया कि आप जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लो। तो एक जो मैच प्रैक्टिस की कमी होती है वो उनके गेम में झलक रही थी। पता लग रहा था कि सिर्फ नेट्स में ही प्रैक्टिस की है, पर मैं श्योर हूं कि केएल राहुल अगले मैच में अच्छा करेंगे, क्योंकि वो हमारे T20 के, मैं कहूंगा, वन ऑफ द मेन बैट्समैन है। मैं केएल राहुल को विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनसे ऊपर मानता हूं T20 फॉर्मेट में। और फिर हम फिर बात करते हैं विराट कोहली की, कि विराट कोहली तो लगातार 2 बार अब इंटरनेशनल क्रिकेट में जीरो पे आउट हुए, इस इनिंग में भी जीरो पे आउट हुए, और फिर पिछले टेस्ट मैच में भी हुए थे। और कहीं पे जिस तरीके से उनकी फॉर्म चल रही है पिछले 2 सालों से, तो एक सवाल उनकी खुद की बैटिंग पोजीशन पे भी आता है कि हम जब बात करते हैं कि हमें सूर्य कुमार यादव को मौका देना है, ईशान किशन को मौका देना है, तो पूरा ध्यान श्रेयस अय्यर पे आ रहा था कि श्रेयस अय्यर को हमें बाहर बिठा के मौका देना चाहिए। पर देखा जाए तो विराट कोहली की परफॉर्मेंस क्या है? विराट कोहली भी बिल्कुल इतनी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है पिछले 2 सालों से कि वो उनके भी फैंस या वो खुद दावे से कह सके जी मेरा तो नाम आप सबसे पहले लिख दो टीम में। ऐसा नहीं है, उनको खुद अपनी परफॉर्मेंस से अपने प्लेस को भी जस्टिफाई करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वही हमारी टीम के वीक लिंक बनते चले जाए, क्योंकि T20 में ऐसे हो सकता है। T20 में क्योंकि वो उतना फ्रीली भी नहीं खेल पाते। मैं पिछले आईपीएल में भी देख रहा था, जो आरसीबी की टीम भी थी, तो उसमें भी एबी डिविलियर्स जो रिटायर हो चुके हैं, वो मेन बैट्समैन का रोल अदा कर रहे थे। और विराट कोहली अपना स्ट्राइक रेट अच्छा मेंटेन करने में स्ट्रगल कर रहे थे। तो लेट्स होप कि इस T20 सीरीज में ऐसा ना हो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो अगर रन भी मारे तो वो रन मारने में उतना अच्छा स्ट्राइक रेट मेंटेन ना कर पाए। अब अगर वो 40 रन मारे और उसमें वो 30 बॉले या 35 बॉले खेल ले, तो फिर उसमें आगे के प्लेयर्स पे प्रेशर आ जाता है कि अब हमें तेज खेलना है। तो जो विराट कोहली इस मैच से पहले भी एग्रेसिव अप्रोच की बात कर रहे थे कि अब की बार आप देखेंगे कि हमारे बैट्समैन हम खुल के खेलेंगे, एक एग्रेसिव अप्रोच, डिफरेंट अप्रोच नजर आएगी, तो डेफिनेटली वो नजर तो नहीं आई कहीं, क्योंकि हमारी टीम के पहले 5 ओवर में 20 रन ही सिर्फ बना पाई थी और 3 विकेटें गिर गई थी। तो 3 विकेटें कई बार होता है गिर भी जाती है, पर ये जो 20 रन थे, ये मुझे ज्यादा चिंता का विषय मेरे लिए है, क्योंकि इसी को वो 5 ओवर में अगर 50 रन पे आपकी, मैं कहूँ, अगर 3 नहीं 4 विकेटें भी गिर जाए, पर आपको T20 में रन रेट अच्छा मेंटेन करना चाहिए। यही काम इंग्लैंड करती है, और इसी को ही हम एग्रेसिव अप्रोच कहेंगे। तो ये एग्रेसिव अप्रोच नजर नहीं आई, सिर्फ बातों में ही नजर आई, फील्ड पे नजर नहीं आई। तो मैं विराट कोहली को भी यही कहूंगा कि आप कोई ऐसे क्लेम करने की बजाय उस पर अमल करके दिखाए, उसको फील्ड पे करके दिखाए। अच्छा, फिर हम बात करते हैं श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर ने बहुत ही बेहतरीन पारी खेली, बहुत ही अच्छी टाइमिंग थी उनकी शॉट्स में। उन्होंने भी देख लिया था कि यहाँ पे इंग्लैंड के बॉलर्स को अच्छा बाउंस मिल रहा है, वो अच्छी पेस निकाल रहे हैं, तो उन्होंने बॉलर्स की पेस को यूज किया और अच्छी टाइमिंग उन्होंने दिखाई और दिखाया कि वो पूरे फ्लो में है। और एक चीज उन्होंने इस इनिंग में दिखाई कि नंबर 4 की पोजीशन उन्हीं की है, वो इस पोजीशन को छोड़ने वाले नहीं है। इस पोजीशन से आप उन्हें ड्रॉप नहीं कर सकते, आप उन्हें रेस्ट तो कर सकते हैं बट ड्रॉप नहीं कर सकते। ये पोजीशन वो नहीं छोड़ेंगे। वनडे और T20 में श्रेयस अय्यर की ही पोजीशन है ये। और मैंने अय्यर की गेम नोट कर ली है अच्छी तरीके से। जो उनकी गेम है, मैंने देखा है कि वो पहले जो T20 है, तो पहले 15 ओवर वो अच्छा खेलते हैं, तो जितनी जल्दी वो आ जाए उतना अच्छा है।
बट मे बी वो आखिरी 5 ओवर जो होते हैं तो उसमें जो पावर हिटिंग करनी होती है कि एक तरह से थोड़ा आंखें बंद करके चौके छक्के मार दिए, तो थोड़ा वो पेसर्स के सामने उस वक्त स्ट्रगल करते हैं। वो एक प्रॉपर बैट्समैन की तरह उनकी ज्यादा अप्रोच होती है, एक अटैकिंग बैट्समैन है वो, बट एक प्रॉपर बैट्समैन, मतलब वो सिर्फ आंखें बंद करके लप्पे जब मारने हो आखिरी 5 ओवर में, तो वहां पे थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है। बट अदरवाइज वो एक अच्छा स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं, सिचुएशन कोई भी हो। जैसे आज भी थी, हर बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा था, बट श्रेयस अय्यर ने अपना स्ट्राइक रेट भी अच्छा मेंटेन किया और बहुत ही अच्छी हाफ सेंचुरी मारी। अच्छा, फिर हम आते हैं ऋषभ पंत के ऊपर। तो अगर, जो मेरी ओपिनियन है कि अगर कोई प्लेयर जिसको रेस्ट देना चाहिए था, वो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को रेस्ट देना चाहिए था। हालांकि मैंने ये बात अपने पिछले वीडियो में इसलिए नहीं की कही क्योंकि मैं देख रहा था कि पब्लिक का सपोर्ट ऋषभ पंत के लिए बहुत ज्यादा था। ऋषभ पंत टेस्ट सीरीज से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके आ रहे थे और सब लोग चाह रहे थे कि ऋषभ पंत को मौका मिले। बट मैं आपको बताऊं, आप नोट कीजिए कि ऋषभ पंत ने ये जो 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली, विकेट कीपर का काम बहुत मुश्किल होता है। एक खास तौर से स्पिनिंग ट्रैक पे विकेट कीपिंग करना, उसमें बार बार नीचे बैठना, ऊपर उठना, और उससे पहले 3 टेस्ट मैचेस लगातार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी खेले। तो एक लगातार 7 इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस एज ए विकेट कीपर खेलना 3 महीने में ही, और उसमें एक मेन बैट्समैन का रोल भी अदा करना, क्योंकि हमारे बैट्समैन इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं थे, इतना अच्छा नहीं कर रहे थे। तो ये बहुत मुश्किल काम है। और मैं लास्ट टेस्ट मैच में देख रहा था कि जब उन्होंने 50 रन मारे थे तो पंत अपनी हैमस्ट्रिंग पकड़ के भी खड़ा था, और थोड़ा सा फिजियो को भी बुलाया गया था, और मेरे को तब यही डर था कि ये इंजर्ड ना हो जाए। तो कहीं पे मुझे लग रहा था कि पंत को तो इस T20 सीरीज से रेस्ट दे देना चाहिए था, तो वो उनके लिए अच्छा रहता। और उसके बाद जो वनडे सीरीज है उसमें खिला लेते, क्योंकि फिर आईपीएल भी है। अब आईपीएल भी पंत खेलेगा, आईपीएल नहीं छोड़ेगा, और उधर से कोई भी जो यंग प्लेयर होता है तो वो कभी खुद रेस्ट के लिए नहीं कहता। वो तो कहता है कि मैं तो हर मैच खेल लूंगा, हर फॉर्मेट खेल लूंगा, बट ये सिलेक्टर्स ने देखना होता है। और साथ में, जैसे पंत विकेट कीपर बैट्समैन है, तो पंत को हर फॉर्मेट में जो खिलाना है, मैं इससे एग्री नहीं करता। इसी वजह से एक तो इंजरी का भी खतरा है, और साथ में जब हमारे पास एक रेडीमेड रिप्लेसमेंट मौजूद है, ईशान किशन, जो कि कहीं से भी T20 फॉर्मेट में ऋषभ पंत से कम नहीं है, बिल्कुल उसी लेवल का एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। मैं तो कहूंगा, अगर मुझे एक चूज करना हो T20 फॉर्मेट में, तो मैं ईशान किशन को चूज करूंगा। इसे आप मेरी प्रिडिक्शन ही समझ लीजिए कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, T20 में ऋषभ पंत नहीं, ईशान किशन अपनी जगह बनाएगा। ऋषभ पंत हमारा टेस्ट मैचेस का नंबर 1 बैट्समैन रहेगा, बट T20 में ईशान किशन बनेगा हमारा जो विकेट कीपर बैट्समैन होगा। ऋषभ पंत के केस को मैं कहूंगा एक बार हमें वीरेंद्र सहवाग का जो केस था उनसे भी एक कंपेयर करना चाहिए। वीरेंद्र सहवाग की जो गेम थी, तो देख के लगता था कि मे बी T20 और वनडे के हिसाब से ज्यादा सूटेबल है, बट वो टेस्ट मैचेस में ज्यादा सफल रहे थे। टेस्ट मैचेस में उनकी 50 की एवरेज थी और वनडे में 35 की एवरेज थी। और ये ऐसा इसलिए था क्योंकि वनडे में T20 में कुछ पर्टिकुलर ओवर्स के बाद फील्ड खुल जाती है, टेस्ट मैचेस में नहीं खुलती। तो देखने में हमें लगता है कि ये कोई पर्टिकुलर प्लेयर है, तो उस फॉर्मेट के हिसाब से वो ज्यादा सूटेबल है, बट कई बार ऐसे होता नहीं है, वो दूसरे फॉर्मेट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। और यही केस ऋषभ पंत का भी है। ऋषभ पंत हमेशा टेस्ट मैचेस में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा, T20 में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जितनी टेस्ट मैचेस में उसकी रहेगी। हालांकि वो है, T20 का भी बहुत अच्छा प्लेयर है, आप रिकॉर्ड देख सकते हैं जो उसके आईपीएल के पहले रिकॉर्ड है। बट मेरे अकॉर्डिंग ईशान किशन पंत से लॉन्ग रन में बेटर ऑप्शन है, सो आई विल प्रेफर ईशान किशन। और फिर हम आते हैं हार्दिक पांड्या पे। तो हार्दिक पांड्या भी थोड़ा आउट ऑफ कलर दिखे, मैच प्रैक्टिस की कमी दिखी जिस तरीके से खेल रहे थे, और ऑफ कोर्स जो इंग्लैंड के बॉलर्स थे वो बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, थोड़ा बाउंस मिल रहा था उन्हें, उनकी पेस भी अच्छी थी, 145 और 150 के बीच में फेंक रहे थे। तो पांड्या को दिक्कत हो रही थी और मैच प्रैक्टिस की भी कमी थी। और फिर मैं आपको बताऊं, वॉशिंगटन सुंदर,
मैं वॉशिंगटन सुंदर को T20 के प्लेयर के तौर पे नहीं देखता, क्योंकि मेन बात है कि वो पावर हिटर नहीं है। जैसे हार्दिक पांड्या है, वो पावर हिटर है, आखिरी 5 ओवर में आके वो कुछ कमाल कर सकते हैं। बट सुंदर इज नॉट ए पावर हिटर। वो टेस्ट मैचेस के हिसाब से अच्छी बैटिंग है, T20 में बॉलिंग में वो अच्छा कर सकते हैं क्योंकि डिफेंसिव बॉलिंग करते हैं। बट एज ए बैट्समैन अब उनको ऊपर बैटिंग करने का तो मौका नहीं मिलेगा। 7वें या 8वें नंबर पे ही उनको बैटिंग मिलेगी, मे बी एट नंबर 7 हम मान सकते हैं। तो उसमें आखिरी 5 ओवर में ही सुंदर आएगा, तो उसमें ऐसा तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर 12 बॉलें खेलने को मिली सुंदर को या 15 बॉलें खेलने को मिली तो उसमें वो 30 रन मार दे। ऐसा प्लेयर होना चाहिए, तो वो बात नहीं है। तो सुंदर को स्क्वाड में रखा जा सकता है, कभी कभी मैच खिलाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बट नॉट एज ए रेगुलर T20 प्लेयर। ये मेरी ओपिनियन है। बाकी अब हम अपनी बॉलिंग की भी बात कर लेते हैं। बॉलर्स को मैं इतना दोष नहीं दूंगा पहले मैच में, क्योंकि जब बैट्समैनों ने जो रन बहुत कम बनाए तो उससे बॉलर्स को एक प्रेशर मेंटेन करने का मौका ही नहीं मिल पाया, और इंग्लैंड के बैट्समैन खुल के खेले और हमारे बॉलर्स उतने इफेक्टिव नजर नहीं आए। बट मे बी अगर हमारे बैट्समैनों ने 180 190 रन बोर्ड पे लगाए होते तो शायद तब हमारे यही बॉलर्स ज्यादा इफेक्टिव नजर आते, ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर पाते और बेटर बॉलिंग करते। पर जो एक बॉलर मुझे खास तौर से अगेन आउट ऑफ प्रैक्टिस, आउट ऑफ मैच प्रैक्टिस नजर आया, वो थे भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार इंजरी के बाद आए और जो जिस तरीके से बॉलिंग की, कोई उनकी बॉल स्विंग नहीं ले रही थी। अब अगर उनकी बॉल जब स्विंग नहीं लेगी नई बॉल, तो वो उनकी इतनी कोई पेस नहीं है कि वो बैट्समैन को ट्रबल करेगी। तो वो काफी ऑर्डिनरी से नजर आए जब उनकी स्विंग नहीं ले रही थी। तो डेफिनेटली मैच प्रैक्टिस की कमी लग रही है, तो मैं उनको सेकंड मैच में रिप्लेस करना चाहूंगा दीपक चहर से, दीपक चहर को खिलाना चाहूंगा। और जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 सेकंड मैच में होगी, इंग्लैंड कोई चेंज नहीं करेगा और इंडिया भी मुझे लग रहा है कि कोई भी चेंज नहीं करेगी, बिल्कुल सेम टीम के साथ जाएगी, एक भी चेंज नहीं करेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों की यही एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 है जो पहले मैच में है। और जो रिजल्ट भी है, तो इंडिया सेकंड मैच में बेटर परफॉर्म करेगी, बट मुझे लग रहा है इंडिया सेकंड मैच में वापसी नहीं कर पाएगी। सेकंड मैच भी इंग्लैंड जीतने में सफल रहेगा। मेरी तरफ से ये प्रिडिक्शन है सेकंड मैच की, दैट इंग्लैंड विल विन सेकंड मैच। और प्लेयर्स टू वॉच आउट, पहले मैच में मैंने, अगर आपने मेरा प्रीव्यू वीडियो देखा हो तो मैंने आपको कहा था कि श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा खेलेगा, और श्रेयस अय्यर ने हाईएस्ट स्कोर भी मारा। तो अब सेकंड मैच में मेरे अकॉर्डिंग KL राहुल हाईएस्ट स्कोर मारने वाले हैं इंडिया की तरफ से। अय्यर भी अच्छा खेलेगा, श्रेयस अय्यर पूरी सीरीज में ही अच्छा खेलेगा, क्योंकि हमारे जो दो बेस्ट बैट्समैन है T20 फॉर्मेट में, वो KL राहुल और श्रेयस अय्यर है। इन्हीं के ऊपर थोड़ा ज्यादा उंगलियां भी उठती है जब किसी को ड्रॉप करने की बात आती है कि इनको हम ड्रॉप कर देते हैं, और विराट कोहली रोहित शर्मा पे नहीं उठती। बट these two, Shreyas Iyer and KL Rahul, are better T20 batsmen than Virat Kohli and Rohit Sharma and Shikhar Dhawan, जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स है। तो KL Rahul हाईएस्ट स्कोर मारेगी, और उधर से इंग्लैंड की तरफ से मुझे लग रहा है जो हाईएस्ट स्कोर जॉस बटलर मारेगी उनकी तरफ से, और इंग्लैंड जीतने में सफल रहेगा। पर यहाँ पे मैं आपसे अपनी प्लेइंग 11 भी शेयर करना चाहूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग इंडिया को क्या प्लेइंग 11 खिलानी चाहिए। ये आप स्क्रीन पे मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं एक तो रोहित शर्मा को वापस लाना चाहूंगा, क्योंकि हमें थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए सीरीज को, एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए बट सीरियसली भी। रोहित शर्मा के साथ KL Rahul ओपनर, विराट कोहली एज कैप्टन, और मैं सूर्य कुमार यादव को मौका देना चाहूंगा, उसको खिलाना चाहूंगा। अब क्योंकि श्रेयस अय्यर 5वें नंबर पे खेले हैं पहले मैच में और अच्छा खेले हैं, तो अय्यर को हम 5वें नंबर पे ही रख लेते हैं, और सूर्य कुमार यादव को चौथे नंबर पे रख लेते हैं, और छठे नंबर पे ईशान किशन को मैं खिलाना चाहूंगा एज विकेट कीपर, 7वें पे हार्दिक पांड्या। तो इससे हमारी बैटिंग लाइनअप भी असलियत में लंबी हो जाती है।
जो विराट कोहली कह रहे थे कि हम बैटिंग लाइनअप अच्छी करेंगे, लंबी रखेंगे और खुल के खेलेंगे, तो ये वो ऐसी लाइनअप होगी जिसमें आप एक्चुअल में खुल के खेल पाओगे और इसमें आप अपने दोनों यंग प्लेयर्स को मौका भी दोगे। तो ये तो मेरे बैटिंग लाइनअप होगी और इसमें फिर उसके बाद श्रद्धल ठाकुर, अक्षर पटेल, दीपक चहर और युजवेंद्र चहल। तो मैं इसमें वॉशिंगटन सुंदर को नहीं खिलाऊंगा, तो मैं सिक्स्थ बॉलर के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि इसमें 4 ओवर ही फेंकने होते हैं T20 में। तो अगर आपके बॉलर्स अच्छे हैं तो वो 4 ओवर फेंक सकते हैं। और हार्दिक पांड्या का मैंने देख लिया पहले मैच में कि वो ठीक बॉलिंग फेंक रहे थे, सो वो 4 ओवर फेंक सकते हैं और हमारे ये बाकी बॉलर्स भी फेंक सकते हैं 4 ओवर। और इंग्लैंड के बैट्समैनों ने तो रन मारने ही है, वो खुल के खेलेंगे, उनकी भी बैटिंग लाइनअप लंबी है और उनकी स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग ही है। तो हमें भी अपनी बैटिंग वास्तव में थोड़ा स्ट्रांग करनी होगी इस तरीके की लाइनअप खिला के, जिससे अगर हमारी पहले बैटिंग आती है तो हम 200 का टारगेट लेके खेले कि 200 रन मारने हैं और शुरू से ही खुल के खेले। और अगर हम चेस करते हैं तो भी हमारे पास लंबी एक्चुअल में बैटिंग लाइनअप होगी जिसमें हमारे पास पावर हिटर्स भी होंगे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, श्रद्धल ठाकुर 6, 7, 8 पे। और उससे पहले भी 4, 5 पे भी हमारे पास अटैकिंग बैट्समैन है जो लंबा भी खेल सकते हैं और अटैकिंग भी खेलते हैं। अब यहाँ पे विराट कोहली को थोड़ा फॉर्म दिखानी होगी कि कहीं वो T20 टीम में वीक लिंक साबित ना हो जाए, क्योंकि वो फिटनेस के चक्कर में मुझे लग रहा है ज्यादा रहते हैं आजकल। स्किल को अपनी मेंटेन करने और स्किल को डेवलप करने में शायद उनका कम ध्यान है। तो इसीलिए कुछ ये टेस्ट भी जो आए हैं, यो टेस्ट, और इसके अलावा 2 किलोमीटर दौड़ना है 8 मिनट के अंदर या 8.5 मिनट में, उस चक्कर में 2 प्लेयर्स भी बाहर हो गए, राहुल तेवतिया और वरुण चक्रवर्ती। क्योंकि राहुल तेवतिया भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर हम टीम में इंक्लूड करना चाहे, बट वो विराट कोहली के जो ये फिटनेस का फंडा है इसमें फिट नहीं बैठ पा रहे, और खुद विराट कोहली भी फिट नहीं बैठ पा रहे। वो फिटनेस तो अच्छी उन्होंने मेंटेन कर ली है, बट वो स्किल तो नहीं दिखा पा रहे अपनी क्रिकेट की, बेस्ट बैट्समैन वाली स्किल तो नहीं दिखा पा रहे। तो ये मेरी प्रेफर्ड प्लेइंग 11 है कि अगर ये प्लेइंग 11 इंडिया खिलाए तो इस सीरीज में वापसी भी कर सकती है और सीरीज को जीत भी सकती है। बट मैं श्योर नहीं हूं कि ये क्या करने वाले हैं विराट कोहली एज कैप्टन एंड रवि शास्त्री एज कोच। सो लेट्स होप कि इंडिया सीरीज में अच्छा करे। देखते हैं अगले मैच में क्या रहता है फ्रेंड्स। ओके देन, बाय इन दिस वीडियो।